सवाल पूछा गया है कि अन्ना हजारे अभी जो आंदोलन करने जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? अन्ना हजारे आपको कैसे लगते हैं? अन्ना हजारे गांधीवादी है ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांधी जी क्या है ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। आप एक बात पक्की समझो, महात्मा गांधी मोक्ष के लिए साधना करते थे और उनका रास्ता, उनका मार्ग था कर्मयोग। वो अपने सारे सामाजिक कार्य और राजकीय कार्य कर्मयोग के तहत करते थे। कर्मयोग उनका आदर्श था। उनका सारा खेल मोक्ष के लिए चढ़ रहा था, वैयक्तिक इंडिविजुअल मामला था। उसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक सार्वजनिक, एक पब्लिक रूप दिया, पब्लिक फॉर्म दिया। ये चमत्कार था, ये आज तक किसी ने नहीं किया था इस तरह से। महात्मा गांधी ने वो करके दिखाया और उसका कारण था मोक्ष की तरफ उनकी आस, प्यास। ही वॉज स्ट्राइविंग फॉर मोक्षा। अन्ना हजारे में मोक्ष की तरफ थोड़ी भी आस नहीं है, थोड़ी भी प्यास नहीं है। वो उनके सारे बॉडी लैंग्वेज से छलकता है, उनके लैंग्वेज से छलकता है। अब जो बंदा मोक्ष में खड़ा ही नहीं है वो खुद को गांधीवादी कहलवाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अन्ना हजारे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका मोक्ष में न होना है। वे मुमुक्षु नहीं है, आर्यों की लैंग्वेज में बात करें तो जो बंदा मोक्ष के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है उसके पास फिर एक दूसरा स्तर रहता है और वो दूसरा स्तर है नीतिमत्ता। गांधी जी और अन्ना हजारे के बीच में एक फर्क है। गांधी जी मोक्ष में खड़े हैं, मोक्ष के कारण पंचशील में खड़े हैं और नीतिमत्ता में खड़े हैं। अन्ना हजारे सिर्फ नीतिमत्ता में खड़े होने की कोशिश करें। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है? जब कोई बंदा नीतिमत्ता में खड़ा होता है तो वो व्यवहारवादी, प्रैक्टिकलिज्म होता है, उसकी फिलॉसफी होती है। एक तरफ वो नीतिवादी होता है और दूसरी तरफ वो व्यवहारवादी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में नीतिमत्ता अचानक 100% नहीं आ सकती। अन्ना हजारे की भी यही धारणा है। इसीलिए वो नीतिमत्ता के बारे में जिस तरीके से महात्मा गांधी कठोर थे उतने कठोर वो कभी रहे ही नहीं। उससे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सत्य और सत्य वचन ये मोक्ष के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं। सत्य नहीं तो मोक्ष भी नहीं। तो जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलता वो मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलता। मोक्ष अन्ना की ज़रूरत नहीं थी तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए
एक कठोर व्रत लेना चाहिए, वो उन्होंने कभी लिया नहीं। सत्य वचन से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। कई बार जर्नलिस्ट मीटिंग्स मांगते थे और एक कल्टी मार के निकल जाते थे। कई बार उन्होंने अपनी ज़ुबान घुमाई है। अपनी ज़ुबान के प्रति जिस आदमी के पास कोई ऑनेस्टी नहीं है, वो बंदा सामने वाले जो पॉलिटिशियंस है उनको कह रहा है कि आप वचन तोड़ रहे हो, और आप खुद क्या हो? आपने कितनी बार वचन तोड़ा है? सार्वजनिक जीवन में आप जिस चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन में आप खुद उस चीज़ पे अमल करना चाहिए। ज़ुबान आपकी फिसलती है तो फिर आपको ये हक नहीं रहता कि सामने वाले पॉलिटिशियंस की ज़बान फिसल गई। अन्ना का प्रैक्टिकलिज्म, अन्ना का व्यवहार इस मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है। वो सत्य के पुजारी थे लेकिन सत्यवान नहीं थे। ये उनकी बड़ी शोकात्मिका है। दूसरी बात, मोक्ष में न होने की वजह से एक बैकबोन जो रहता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के प्रति ईश्वर जो करेगा वो सही करेगा, ये जो श्रद्धा होती है, एक बैकबोन होता है ये नैतिक तत्वों का। वो बैकबोन आपके अंदर अपने आप आ जाता है। आप कितने भी लोग आपके अगेंस्ट खड़े रहे, आप लड़ते हो, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता। अन्ना हजारे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उनके पास ऐसा स्पिरिचुअल बैकबोन नहीं है। फिर ऐसे लोगों का दूसरों के ताल पे नाचना तय है। अन्ना हजारे को कई बार उकसाया गया है और अन्ना उस चक्कर में फंस गए, क्योंकि बैकबोन नहीं है। नीतिमत्ता है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। अगर आप अन्ना हजारे की लाइफस्टाइल देखेंगे तो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ सत्य नहीं रहा। उनके ज़बान पे किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि ज़बान फिसलती है सबको पता चला था। वो सत्य के, सार्वजनिक सत्य के आग्रही थे, लेकिन ज़बान उनकी थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन अन्ना हजारे के पास कुछ चीज़ें थी जो किसी के पास नहीं थी, और अगर किसी के पास थी तो उसकी पब्लिसिटी उतनी नहीं हुई। वो चीज़ थी अपरिग्रह। उन्होंने कभी खुद के लिए कोई स्टेट कमाई नहीं। इस मामले में वो गांधीवादी थे। उन्होंने परिग्रह किया नहीं। वो जो कहते थे हमेशा कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ एक छोटी सी कंबल या इतनी सी छोटी सी खोली काफ़ी है मेरे लिए, वो सही था। तो ये जो अपरिग्रह की पेशकश थी वो बहुत ही जेन्युइन थी और अभी भी है। अन्ना हजारे की ताकत उनकी अपरिग्रहता थी। उन्होंने कभी कुछ स्टोर सिस्टम में नहीं डाला, उन्होंने बैंक में खाता खोल के करोड़ों रुपए नहीं जमा किए। तो नेचुरली उनके इस अपरिग्रह पालन की वजह से उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए जो खुद अपरिग्रह के पालन करता थे, जिनको खुद को, अन्ना की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कोई एक ऑनेस्ट आदमी है जिसने कुछ भी स्टोर नहीं किया है, जिसने करप्शन नहीं किया है। कई आरोप हुए उनके ऊपर भी करप्शन के, लेकिन
उसके लिए कोई ठोस सबूत आगे नहीं आए। और अन्ना ने खुद के लिए कभी कोई कुछ इस्तेमाल किया होगा ऐसा लगा भी नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी जो उनकी ताकत थी वो थी अहिंसा के रास्ते पे चलना। और उसमें एक बहुत अद्भुत चीज़ थी जो गांधी जी के पास भी नहीं थी। वो चीज़ थी उनका सैनिकी बैकग्राउंड, पार्श्वभूमि। वो एक सोल्जर थे, और नेचुरली जब कोई सोल्जर हिंसा का त्याग करके अहिंसा के मार्ग पे चलता है तो वो एक ग्लैमर पैदा करता है, और वही ग्लैमर अन्ना को भी मिला। उन्होंने गोली खाई नहीं खाई ये भी डिबेट का सब्जेक्ट बना बाद में, लेकिन ये तो सच था कि थे तो मिलिट्री में। नेचुरली एक सोल्जर जो मिसिंग है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो सोल्जर अन्ना के रूप में इंडियन पॉलिटिक्स के रंगमंच पे आ गया। और इस तरह के सोल्जर का आना भारतीय जनता को भा गया। भारतीय जनता ने फिल्मों के द्वारा कई बार इमेजिन किया था कि कोई सोल्जर आता है और पूरे सिस्टम बदल देता है। अन्ना उस ख्वाब के, उस फैंटेसी के रिचुअल प्रेजेंटेशन थे। नेचुरली वो एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों को, स्पेशली जिनको हिंसा नहीं करनी थी, जिन्हें हिंसा से सख्त नफरत थी, ऐसे सारे गांधीवादी लोगों के लिए वो एक मिसाल की तरह है। उन्हें लगा कि बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सही गांधी तो है। गांधी बहुत कद बड़ा है लेकिन उतना कद नहीं है, लेकिन छोटा कद सही लेकिन गांधी तो है। ये छोटे कद का गांधी उन्हें मिला। तीसरी जो अन्ना के लिए बहुत ही गारंटेड चीज़ थी वो थी उनका ब्रह्मचर्य। उनका कभी सार्वजनिक जीवन में जब वो आए उसके बाद अफेयर नहीं हुआ। उन्होंने कोई औरत का किसी फ़ायदा नहीं उठाया। वो एक इस मामले में भी बहुत ही कैरेक्टर वाले इंसान करके उभर कर आए। और भारतीय जनता को ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। हालांकि ये कोई किरदार तय करने का पैरामीटर नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ वो पैरामीटर बना है धर्मों की वजह से। और उस पैरामीटर पे अन्ना खरे उतरे। अन्ना ने कभी किसी औरत का गैर फायदा नहीं उठाया, और उससे भी उनकी इमेज एनहांस होती गई। मीडिया कोई पागल नहीं है। अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीडिया पागल हुआ, अन्ना के पीछे नहीं है। मीडिया के लोगों को एक ऐसा मोरल सोल्जर चाहिए था, और इंतज़ार था एक बैटलफील्ड का, और ये बैटलफील्ड कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार की वजह से अन्ना को मिला। और ये बैटलफील्ड जो बहुत ही लड़ाई थी वो युद्ध में कन्वर्ट हो गई। इट वॉज बैटल बट आफ्टर सम ईयर्स इट बिकम्स वॉर। और ये युद्ध बनना एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा फिनोमिना क्रिएट करके गया। अन्ना ने अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उस वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से फोरग्राउंड लीडरशिप संभाली। लीडरशिप में दो स्तर होते हैं, फोरग्राउंड लीडरशिप और बैकग्राउंड लीडरशिप। अन्ना की फोरग्राउंड लीडरशिप जो मीडिया में प्रोजेक्ट होनी चाहिए थी वो करेक्ट प्रोजेक्शन मिलता गया, करेक्ट प्रोजेक्ट होती गई। लेकिन अन्ना की सबसे बड़ी वीकनेस जो थी वो बैकग्राउंड लीडरशिप की थी। उन्हें कभी किसी पे विश्वास नहीं हुआ, डिसबिलीफ, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और दूसरा अहंकार, ईगो। आदमी जब स्पिरिचुअल नहीं होता, सिर्फ
नीतिमत्ता से चलता है तो वो नीतिमत्ता इंसान को इगोइस्टिक बनाती है। अन्ना के साथ भी यही हुआ। अन्ना का सारा खेल अहंकार का खेल बनता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके आसपास उनसे भी ज़्यादा बलवान, ज़्यादा सशक्त लोग थे। अरविंद केजरीवाल हो, अविनाश धर्माधिकारी हो, ये ऐसे लोग थे जो अन्ना जैसे ही थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये अन्ना से बेहतरीन थे। लेकिन अन्ना जी के पास जो एक ग्लैमर बनता गया, ऐसा ग्लैमर इनके आसपास नहीं बना। और कहीं ना कहीं इसमें अन्ना जी के इनर मोरालिटी का प्रभाव इनसे द्विगुणित था। ऐसे लोग उनके आसपास हो गए जिन्होंने उनकी इमेज एनहांस कर दी, लेकिन अन्ना को ये लोग सिर्फ इमेज एनहांस करने के लिए ही शायद चाहिए थे। नतीजा ये हुआ कि ये लोग जो बैकग्राउंड लीडरशिप के लिए उनको तैयार करने चाहिए थे और अपने बात कौन, इसका एक जवाब उनको देना था, उन्होंने इन लोगों को अच्छी तरीके से संभाला नहीं। यहाँ वो गांधी जी से बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी जब सार्वजनिक लाइफ में आ गए तो उन्होंने बैकग्राउंड लीडरशिप और फोरग्राउंड लीडरशिप बहुत ही अच्छी तरीके से संभाली। अन्ना ये नहीं कर पाए। अन्ना की बैकग्राउंड लीडरशिप का पक्ष हमेशा कमज़ोर हो गया। इससे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने आप खड़ा हो गया। वो प्रॉब्लम था पॉलिटिकल पार्टी का बनना न बनना। गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली, लेकिन उन्होंने हमेशा कांग्रेस का प्रचार किया, क्योंकि वो जानते थे कि सार्वजनिक नीतिमत्ता जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आती, जब तक नैतिकता पॉलिटिकल भी नहीं बनती, तब तक उस नैतिकता का सामाजिक उत्तरदायित्व स्ट्रांग नहीं हो सकता। और गांधी जी के सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का वो यही है कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन नैतिक बनाने की कोशिश की, जो आमतौर पे नहीं होता। और ये एक संत का मामला था। अन्ना संत नहीं बन पाए कभी। क्रिश्चियन संत थे, लेकिन सेंट थे। मोक्ष के लिए एक व्याकुलता थी गांधी जी के पास, और वो व्याकुलता उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में भी फैला दी। अन्ना जी के पास ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा उन्होंने एक सोशल वर्कर की तरह काम करने की कोशिश की। वो कभी पॉलिटिकल वर्कर नहीं बने जो गांधी थे। गांधी जी सिर्फ सोशल वर्कर नहीं थे, गांधी जी पॉलिटिकल वर्कर भी थे। और अन्ना के और गांधी जी के बीच में जो फ़र्क है वो यही है कि अन्ना कभी पॉलिटिकल वर्कर नहीं बन पाए। इसलिए जिम्मेदारी से हाथ हटाना कभी कभी उनकी आदत बन गई, स्पेशली जब जब वो जिम्मेदारी पॉलिटिकल थी। अन्ना को उनके लोगों ने स्थापित की हुई पार्टी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। आप गांधी जी की तरह रहते तो चलता, सदस्य मत बनो लेकिन प्रचार करो। लेकिन अन्ना को आपने से कोई बड़ा चाहिए था नहीं। ईगो इतना था कि मेरा कद सबसे महान, ऐसा खुद ही कह रहे थे, हालांकि वो था नहीं। और उनके आसपास के लोग उनसे बेहतर होने के बावजूद भी उनको फॉलो कर रहे हैं, ये वो बात समझ नहीं पाए। अगर आप पार्टी को लेके अन्ना पूरे इंडिया में घूमते तो आज एक सशक्त पार्टी, नेशनल सशक्त पार्टी बनती और उनका आंदोलन फ्रूटफुल हो जाता, फलदायी हो जाता। और ये नहीं हो पाया, और इसके लिए अन्ना जिम्मेदार है। अन्ना ने पॉलिटिकली अगर करेक्ट रहने के चक्कर में
हाथ हटाना किया नहीं होता तो शायद आप आज एक नेशनल पार्टी बनते। गांधी जी का नाम तो लिया, लेकिन गांधी जी क्या है अन्ना कभी लाइफ में समझ ही नहीं पाए। अन्ना ने एक तरह से अपने कर्तव्य की तरफ, पॉलिटिकल कर्तव्य की तरफ पीठ की, भागे, रणछोड़दास हो गए। और जब आप रणछोड़दास हो जाते हैं तो रन में कोई आपकी कीमत नहीं रहती। यही अन्ना के साथ हुआ। पार्टी बननी थी, वो बन गई। अगर साथ में रहते, अन्ना साथ में रख सकते थे सबको। अन्ना गए और अन्ना जाने के बाद पता चला कि बैकग्राउंड लीडरशिप में जो बेसिक फाउंडेशन स्टोन था वो अन्ना ही थे। अन्ना निकल गए तो अपने आप सारे के सारे मोरल लोग तितर बितर हो गए, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में। और किरण बेदी ने तो हाइट ही कर दी, वो बीजेपी जैसे पार्टी में गई। तो सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतने उभर कर आ गए, जो महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट बाद में उभर कर आए। सबको सत्ता चाहिए थी, वही अन्ना के साथ भी हुआ। लेकिन इंटीग्रिटी जो मेंटेन की थी गांधी जी ने, वो कांग्रेस के लिए फलदायक हुई। और एक 10-15 साल इस देश ने एक मोरल पॉलिटिक्स देखा जिसका आधार मोरालिटी था। अन्ना जी ऐसा कर सकते थे, अन्ना ने ये नहीं किया। नतीजा, अन्ना बैकग्राउंड पे चले गए। उनका फोरग्राउंड बना ही था, वो पॉलिटिकल फाइट की वजह से बना था, और अन्ना ये समझ ही नहीं पाए। वो एक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और जब आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको पैरेलल सरकार बनने की ताकत जुटानी होती है, और वो जुटाने के लिए उनके आसपास लोग तैयार थे। अन्ना ने वहाँ से वॉकआउट कर दिया, और नतीजा ये हो गया कि वो पॉलिटिकल एनकाउंटर उनके द्वारा जो अपेक्षित था वो नहीं हुआ। और फिर ना वो कांग्रेस के रहे, ना वो बीजेपी के रहे, ना वो आप के रहे। अन्ना सिर्फ खुद के रहे। आज इतना ही। मैं जनरली बात नहीं करता ऐसी बातों सब्जेक्ट पे, लेकिन मैंने बात की। मैं श्रीधर तिर्वे आपसे बात कर रहा था। शुक्रिया।